हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी अपकमिंग यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की, तो पीवाई क्या उसका आपकी रडार में रहना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम लेकर आए जी पीवाई क्यू रडार सीरीज। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बिजनेस मैनेजमेंट का। आइए फटाफट से अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अपकमिंग यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए एवर स्टडी क्लासेस अपने मास्टर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैश कोर्स के अंदर कंडक्ट कर रहे हैं जी लाइव रिवीजन क्लासेस। और अगर आप इन क्लासेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों आप इनमें से किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अगर आप हमारे मास्टर कोर्स को या फिर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। बट अगर आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना है, तो आप इनको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवरस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो पहला सवाल दोस्तों हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। असर्शन रीजनिंग का सवाल है। असर्शन है मैनेजमेंट इज मेनली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक अफेयर्स। बिग बिजनेस हाउसेस आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, क्या असर्शन सही है आपकी? क्या मैनेजमेंट में केवल इकोनॉमिक अफेयर्स ही देखने होते हैं और चीजें नहीं देखनी होती? नहीं सर, असर्शन तो हमारी गलत है, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स को भी देखेगी, ह्यूमन रिलेशंस को भी देखना है, मार्केटिंग को भी देखना है, बहुत सारी चीजों को देखना है, केवल इकोनॉमिक अफेयर्स को नहीं देखना। तो ये चीज यहाँ पे गलत है। हाँ, और ये रीजनिंग वाले पार्ट हमारा सही है कि जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर फाइनेंसेस को मैनेज करोगे तभी आप बड़े बन पाओगे। ऐसा आपके पेरेंट्स, आपके जो बुजुर्ग हैं, वो भी आपसे कहते होंगे कि पैसे को संभालना सीख लो तभी बड़े बनोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होने वाला है। ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट इन आइसोलेशन। अगला सवाल हमारे पास है, हु डिवाइडेड ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 6 ग्रुप्स? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। तो बोला गया जी इनमें से किसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे हेनरी फेयोल जो हैं, उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो आपको याद करना है, हेनरी फेयोल ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में बांटा है। चलिए अगला है जी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? स्पेशलाइजेशन की बात है, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स। ये सभी चीजें ब्यूरोक्रेसी में देखने को मिलती हैं और इसीलिए आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है मैच द फॉलोइंग का। ये बेसिकली जुड़ा है आपके टेलर के प्रिंसिपल से। तो टेलर जो थे, उन्होंने आपके अलग अलग फंक्शनल हेड्स की बात करी थी और इसी कंटेक्स्ट में आपको ये 2 लिस्ट दे रखी हैं। तो आपको इन्हें मैच करना है। तो टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, तो क्वालिटी ऑफ वर्क को कौन चेक करेगा इनमें से? ये आपको बताने चाहिए। आपके जो इंस्पेक्टर होंगे वो क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करने वाले हैं। टू सी दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन टाइम, ये देखेंगे हमारे स्पीड बॉस की काम तेजी से हो, टाइमली खत्म हो जाए। टू चेक एब्सेंटीज्म ऑफ वर्कर्स, ये देखेंगे जी शॉप डिसिप्लिन वाले। और इंस्ट्रक्शंस इशू करनी, ये आपके इंस्ट्रक्शन एंड चेक वाले जो पर्सन होंगे वो इसे देखेंगे। तो इसलिए सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू हेनरी फ्योल आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1 है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड फॉर्मर अराइजेस फ्रॉम द लेटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें फ्योल ने बताया कि आपकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपस में रिलेटेड है। और उन्होंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कॉरोलरी ऑफ अथॉरिटी एंड अराइजिंग फ्रॉम इट, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉरिटी के साथ चलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अथॉरिटी से अराइज होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम अथॉरिटी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा। अथॉरिटी वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ऑफिशियल एंड पर्सनल फैक्टर्स। अथॉरिटी आपकी ऑफिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे लिखा फॉर्मर, यानी कि अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। स्पिरिट डी कॉप्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात करी गई और उन्होंने कहा जी अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। स्पिरिट डी कॉप्स जो है उसे कहा जाता है कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको टीम वर्क एस्टेब्लिश करना है। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आपको यूनियन एस्टेब्लिश करना है, टीम वर्क एस्टेब्लिश करना है और इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत जरूरी है। और आपकी जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है।
यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट अ टाइम, ये गलत है। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि एक टाइम पे एक पर्सन से ही ऑर्डर मिलेगा, यानी ये मतलब नहीं है कि एक टाइम पे एक ही कमांड मिलेगी। देयर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड बाय फ्योल, तो ये आपकी सही है, इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला सवाल है द पॉपुलर स्टेटमेंट इफ ऑल यू हैव इज अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल इज गिवन बाय। तो ऐसा कहा था अब्राहम मास्लो ने। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास केवल हैमर है, आपके पास केवल हथौड़ा है, तो आपको सब चीजें नेल भी दिखेंगी और आप उन पे हथौड़ा मारना चाहेंगे। तो ऐसी बात उन्होंने यहाँ पे कही थी और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो आपकी न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करती है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर लंबा नहीं होगा, बहुत ज्यादा हायरार्कीज नहीं होंगी, फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है, लोगों को इनिशिएटिव के लिए यहाँ पे प्रॉपर फ्रीडम दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी, और यहाँ पे इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर आपका क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप डिटरमाइन करेंगे कौन से ऑल्टरनेटिव कोर्सेज से हम उसे अचीव कर सकते हैं, उन कोर्सेज को आप जो है इवेल्युएट करोगे और फाइनली जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है आप उसे चूज कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि कैसे आपको एक्टिविटीज अपनी करनी है, और इसीलिए आपका जो आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो बनने वाला है जी ऑप्शन नंबर डी का। चलिए, तो यहाँ पे अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है प्लानिंग इज टुडेज एक्शन फॉर टुमारोज डिसीजन। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि लिखा होना चाहिए था प्लानिंग इज टुडेज डिसीजन फॉर टुमारोज एक्शन, ये आपकी गलत हो जाएगी। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग व्हाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ये आपकी सही हो जाएगी। मोटिवेशन इज अबाउट गेटिंग वॉलंटरी विलिंगनेस ऑफ सबॉर्डिनेट्स फॉर एक्शन। मोटिवेशन के अंदर आप क्या चाहते हो कि मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे साथ वॉलंटरली जुड़े और मिलकर काम करें, ये भी सही है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है क्योंकि आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओल्डेस्ट है, वो सिंपलेस्ट है, ना कि लाइन एंड स्टाफ। अगला सवाल हमारे पास है एन एमबीओ प्रोग्राम यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम में कौन से स्टेप्स हमारे यहाँ पर आते हैं। एस्टेब्लिशिंग द यूनिट्स ऑब्जेक्टिव्स, एस्टेब्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, नेगोशिएटिंग और एग्रीइंग, रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस, क्रिएटिंग एक्शन प्लान्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो उसके अंदर आपके कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप अपनी जो यूनिट है जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, और फिर इंप्लॉइज और मैनेजर्स मिलकर नेगोशिएट करेंगे, एग्री करेंगे कि कैसे उन गोल्स को ऑब्जेक्टिव्स को हमें कंप्लीट करना है, और फिर हम अपने क्या करेंगे एक्शन प्लान्स क्रिएट करेंगे कि कैसे हमें एक्चुअल में काम करना है, और फिर बाद में एंड में अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करेंगे, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बन जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्लानिंग एंड फाइंड आउट द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 है द ऑपरेटिंग पर्सनल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। ये आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि अगर आप बजट बना रहे हो तो ऑपरेटिंग पर्सनल को भी आपको साथ में जोड़ना चाहिए क्योंकि असल काम तो इन्होंने ही करना है। अ प्रोग्राम इंडिकेट्स द प्रिंसिपल ऑपरेशंस टू बी कैरिड आउट टू अकम्प्लिश योर वर्क। तो बिल्कुल सही है, एक प्रोग्राम के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आपको इस काम को पूरा करना है। Under MBO technique, manager should be provided with a free hand to lay down the objectives. MBO के अंदर आपके जो मैनेजर्स हैं और एम्प्लॉइज हैं दोनों मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और दोनों मिलकर जो है काम करते हैं उन्हें अचीव करने के लिए, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो केवल आपके स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगी और आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेक्स द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर रहे हैं, यानी कि एक पर्सन दूसरे को दे रहा है, दूसरे को दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो अथॉरिटी हमारी क्या हो रही है डेलीगेट हो रही है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या हो रहा है लार्ज हो रहा है, यानी कि आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी कि डेलीगेशन से ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है। अगर सारी अथॉरिटी आप अपने पास रखेंगे तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन आपकी होने वाली है। Which of the following statements is are correct about the scalar chain principle given by the fuel? तो स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या कहता है, ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फॉलो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन अथॉरिटी। तो ये कहता है जी एक चेन होने वाली है आपकी, ऐसे यहाँ पे चेन होने वाली है
और अगर नीचे पर्सन ने ऊपर किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो इसी चेन से हमारा कम्युनिकेशन यहाँ पे पास करेगा। चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन इन एनी सर्कमस्टांस। ये बात यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन है जी कि आप कभी कभी इस चेन को ब्रेक भी कर सकते हो। जैसे इस पर्सन ने इस पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ए सही है और आपका बी गलत है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स अगला सवाल है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट दी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ तो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं और दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स के बेसिस पे भी आपके डिपार्टमेंट यहाँ पे बनाए जाते हैं और यहाँ पे बीच में आपके लोग होते हैं। तो आपका रिलेटिवली परमानेंट होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके यहाँ पे परमानेंट फंक्शनल ग्रुपिंग्स में लोग डाल दिए जाते हैं और फिर प्रोजेक्ट में वहां से उठाकर डाल देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनेबली। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं उनकी अथॉरिटी रीजनेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि क्लैश हो सकता है ना, फंक्शनल मैनेजर भी है और प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, तो क्लैश को रोकने के लिए रीजनेबली उनकी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है। देयर इज स्लो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो स्लो नहीं होता, बहुत ही फास्ट आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत क्लोजली इंटीग्रेटेड है जी ये आपका मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट्स प्रोजेक्ट हेड्स हैव टू शेयर रिसोर्सेज विद फंक्शनल हेड्स। तो बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट और फंक्शनल वाले रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा कि ये आपका ट्रू नहीं है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, When span of control is wide, coordination and control becomes difficult। यानी कि एक पर्सन के नीचे अगर बहुत सारे लोग जो है काम कर रहे हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक साथ सभी को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना दिक्कत की बात है। बिल्कुल सही है। इन नैरो स्पैन लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। अगर हमारा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो उसके अंदर आपकी जो लेवल ऑफ अथॉरिटी है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं। अगर आपका नैरो स्पैन है तो मतलब इसके नीचे दो लोग आ रहे हैं, इसके नीचे फिर दो लोग आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है जी, लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके बढ़ते जा रहे हैं नैरो स्पैन के अंदर। अगर आपका वाइड स्पैन होता तो केवल यहां पे क्या होता, केवल एक ही लेवल होता, एक ही पर्सन के नीचे ये सभी पर्सन आ रहे हैं, तो लेवल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे कितने काम है, एक दो लेवल ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बनेंगे। बट अगर नैरो स्पैन है तो बहुत सारे लेवल ऑफ अथॉरिटी आपके यहाँ पे बन जाएंगे, और इसीलिए हमारा जो रीजन है वो गलत हो जाएगा और आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन है ग्रेपवाइन टेंड्स टू बी मोर इफेक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ चेंज, एक्साइटमेंट, एंजाइटी एंड सैगिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ग्रेपवाइन आपकी क्या है जी, ग्रेपवाइन आपकी है जी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और कहा जी अगर आपने कोई चेंज वगैरह इंट्रोड्यूस करना है तो ये आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि लोग अक्सर डिस्कस करते हैं चेंजेस के बारे में अपने ग्रुप्स में, और ये आपकी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन के गैप्स हमारे रह गए फॉर्मल कम्युनिकेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसे भी ये पूरा कर देती है। और हमें जो भी चीजें इंट्रोड्यूस करनी हो, चेंज इंट्रोड्यूस करना हो, ये सारी चीजें हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, तो अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर की अगर मैं बात करूं, ये अराइज करते हैं ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, अदर सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन। तो सेंडर जो है वो रिसीवर तक अपनी बात पहुंचा रहा है, बट वो जो बात है रिसीवर को समझ में क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि उसने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐसे फ्रेजेस, कुछ ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि रिसीवर को समझ में नहीं आ रहे। तो आपका जो सिमेंटिक बैरियर होगा उसके अंदर क्या आएगा, पुअरली चूजन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आने वाले हैं, फॉल्टी ट्रांसलेशन आने वाली है, कि आपने रिसीवर को मैसेज भेजा और वो ठीक से उसे ट्रांसलेट नहीं कर पाया, उसे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई और ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर पाया। यूज ऑफ सिंबल्स दैट हैव वेरियस मीनिंग्स, आपने ऐसे सिंबल का इस्तेमाल किया जिसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता था। तो ये सारे आपके सिमेंटिक बैरियर में आ रहे हैं, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी, गार्डिंग अगेंस्ट सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कोई सिमेंटिक बैरियर आपका नहीं होगा। अगला सवाल है, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस। आपको इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। मैनेजमेंट कंट्रोल के प्रोसेस के स्टेप्स हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या करने वाले, सबसे पहले आप अपने स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करेंगे, ये आपका सबसे पहले आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। इसके बाद आप जो है कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, और फिर फाइनली आप जो है अपना करेक्टिव एक्शन लेंगे।
इसलिए आपका आंसर बनेगा जी 2, 3, 4 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई हमारे पास है, इनमें से कौन सी थ्योरी एक्स की अजम्पशन नहीं होती। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इट इफ ही कैन। बिल्कुल ठीक है। एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड, सीक्स टू अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी, हैज अ रिलेटिवली लिटिल एम्बिशन एंड वांट्स सिक्योरिटी अबव ऑल। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। An average human being learns under proper conditions not only to accept responsibility but also to seek it। ये आपकी थ्योरी वाई के अंदर आएगी, थ्योरी एक्स के अंदर नहीं आएगी। Most people must be coerced, controlled, directed and threatened with punishment to get them put forth adequate effort। तो ये भी आपके बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी बनेगा कि ये थ्योरी एक्स की आपकी assumption नहीं होती। अगला सवाल है मैनेजरियल ग्रिड ब्लेक एंड मॉर्टन ने जो प्रोवाइड की है, उसके अंदर जिस मैनेजर के पास हाई कंसिडरेशन होती है प्रोडक्शन की और लिटिल कंसिडरेशन होती है पीपल की, उसे क्या बुलाते हैं। तो अगर आप इस ग्रिड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे है कंसर्न फॉर पीपल, यहाँ पे है प्रोडक्शन। हमें कह रहे हैं कि लोगों का जो कंसर्न है वो लो है और प्रोडक्शन का कंसर्न हाई है, तो बेसिकली आप यहाँ पे आ रहे हैं 9-1 के अंदर आ रहे हैं, और इसीलिए आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ द मोटिवेशन। आपको बताना है जी विक्टर व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या यहाँ पे ट्रू है। तो विक्टर व्रूम की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी, यानी कि विल माई एफर्ट लीड टू हाई परफॉर्मेंस, इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी यानी कि विल परफॉर्मेंस लीड टू आउटकम, इनटू वैलेंस यानी कि डू आई फाइंड द आउटकम्स डिजायरेबल, जो मुझे आउटकम मिलेगा वो मेरे लिए डिजायरेबल है या फिर नहीं है। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं, इन तीनों चीजों को बेसिकली मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं तो हमारी मोटिवेशनल फोर्स निकल कर आती है, और इसीलिए आंसर आपका जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पे ऑप्शन बी बनेगा, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। अगला सवाल हु हैज मॉडिफाइड मैस्लोज हायरार्कियल लेवल्स ऑफ द नीड्स एंड डेवलप्ड ईआरजी मॉडल। ईआरजी मॉडल किसने डेवलप किया, ये आपका डेवलप किया है क्लेटन एल्डर फेरर ने, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला सवाल है ऑक्टापैक स्टैंड्स फॉर। तो ऑक्टापैक हमारे पास बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में जानने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर 8 डायमेंशंस आती हैं, ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शन, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ही ये सारी डायमेंशंस जो हैं वो कवर अप हो रही हैं। अगला सवाल है व्हेन एन इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड टू अप्रोच टू और मोर पॉजिटिव बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, ही इज फेसिंग व्हिच वन टाइप ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके पास दो पॉजिटिव गोल्स हैं, आपको उनमें से एक चूज करना है। तो ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे आपको दो जॉब्स मिल रही हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया हैं, आपको दोनों में से एक चूज करनी है, दिस बिकम्स अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन द बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स widely accepted personality traits are mentioned, the trait of being dependable, organized, confirming and persevering on tasks is called। तो हमारे पास बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में 5 ट्रेट्स के बारे में बताया गया, ओपननेस, कंसाइटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो हमारे पास द ट्रेट ऑफ बीइंग डिपेंडेबल, ऑर्गेनाइज्ड, कंफर्मिंग एंड प्रिजर्विंग जो है वो हमारे पास जो है कॉन्सेंटियसनेस में आता है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनने वाला है। अगला सवाल है द टेक्निक ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय। तो बहुत सीधा सवाल है कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस की जो टेक्निक है उसे एरिक बर्न ने डेवलप किया था, तो आंसर हमारा सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अगला सवाल है द रिंगल मैन इफेक्ट डिस्क्राइब्स। तो रिंगल मैन इफेक्ट जो है वो किसे डिस्क्राइब करता है, टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्स टू मेक रिस्की डिसीजंस, सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ मेंबर्स सोशल नीड्स। तो अगर रिंगल मैन इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली ये टेंडेंसी है कि हमारे जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं किसी भी ग्रुप के, वो लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं जैसे ही ग्रुप का साइज आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक ग्रुप में अगर काफी सारे लोग हो जाएंगे तो एक इंडिविजुअल मेंबर की जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और इसे जो है सोशल लॉफिंग के कंसेप्ट से भी रिलेट किया जाता है। सोशल लॉफिंग इज अ फेनोमेना कि आपका जो पर्सन है वो लेस एफर्ट एक्सर्ट करेगा अपने ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए जब वो ग्रुप के अंदर काम कर रहा है। अगर वो अकेला काम कर रहा होता तो वो ज्यादा एफर्ट जो है वो एक्सर्ट करता। जब आप ग्रुप के काम में लगे होते हो तो आपको डायरेक्टली नहीं पता लगता कि ग्रुप का गोल आपसे कैसे जुड़ा हुआ है,
ग्रुप का गोल अचीव करने पे आपको डायरेक्ट क्या इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली पता होता है कि क्या गोल है और उससे क्या आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी वगैरह यहाँ पे ज्यादा रहती है। सो दिस इज सोशल लॉफिंग, और आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला सवाल है, द ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग एफिलिएशन बेस्ड ऑन स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ग्रुप फॉर्मेशन थ्योरी कहती है कि आप एक दूसरे से एफिलिएट हो जाएंगे जब उसके आप आसपास ही रहेंगे, यानी कि स्पेस का डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगा। तो ये कहती है हमारी प्रोपिंक्यूटी थ्योरी। तो प्रोपिंक्यूटी थ्योरी क्या कहती है? इट एक्सप्लेन्स दैट प्रॉक्सिमिटी ऑफ द पीपल एट द वर्क प्लेस, प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस ऑफ द पीपल एट द वर्क प्लेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप्स। तो आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल हमारे पास है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो मैनेजमेंट जो है उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनके कौन से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो आपको पहचानने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर हमें वो रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्रिंसिपल्स आपके रिलेटिव होते हैं, सिचुएशन पर डिपेंडेंट होते हैं, हाँ इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी होती है। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसको डिटरमाइन हम करते हैं अलग अलग चीजों को देखकर। तो कौन सा प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो बिल्कुल ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको देखना होता है कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, क्या आपका चेन ऑफ कमांड रहना चाहिए, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। पावर एंड कंट्रोल, आप देखना चाहते हैं भाई कितने लोगों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, तो इसको भी आप देखेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आप ये चाहेंगे कि मेरे जो एक जैसा काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए, या फिर आप ये चाह सकते हैं मेरे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको अलग अलग कर दूं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनका बैलेंस मेंटेन आपको करना रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स ये हमारे पास बच जाता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, प्राइमरी डिटरमिनेंट तो नहीं है, और इसीलिए यही यही हमारा करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल में हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस ये होती है हमारे पास ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डेलीगेशन से स्पेसिफिकली नहीं जुड़ी हुई है। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये मेरे को सही नहीं लग रही है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। डेलीगेशन इज एन एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस व्हिच नीड्स एनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। देखो, डेलीगेशन को बोला गया कि एक एवोल्यूशनरी या डेवलपमेंटल प्रोसेस है। डेलीगेशन के अंदर आपके जो सुपीरियर हैं, सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देने वाले हैं, डेलीगेट करने वाले हैं। तो अगर ये अच्छा काम करके दिखाएंगे तो इनको एंकरेज किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगी और ज्यादा अथॉरिटी इनको फ्यूचर में दी जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है, स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से जुड़ी हुई है, डेलीगेशन से नहीं जुड़ी हुई, और इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए, यहां पे हमारे पास एक सवाल है, मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और लिस्ट 2 में दिए हैं हमें उनके फीचर्स। तो सबसे पहले लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूसली लर्न करती रहती है और अपने आप को और बेहतर बनाती रहती है। तो आप इसे मैच कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 से, एबिलिटी टू कंटिन्यूअली चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से लर्न करती रहती है और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती है। इसके बाद है जी स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेगेटी स्पेगेटी आपने देखी है, तो स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी की तरह होती है, नूडल्स की तरह होती है ना स्पेगेटी आपकी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा जिसमें कोई हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना रखा। इसके बाद है फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन। फिश नेट, आपने फिश का जाल देखा ना, जो फिश पकड़ने के लिए नेट डालते हैं, तो जो जाल होता है उसमें
बीच में उसकी स्ट्रेंथ होती है और उस जाल को आप साइडों से और बढ़ा सकते हैं, चेंज हिला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से होती है। तो इसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है और वैसे ये फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल होती है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्विकली, और इसकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेंटेन्ड रहती है। इसके बाद है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटिटीज काम कर रही हैं उनका नेटवर्क है, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क बन गया। सो दैट वुड बी अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ये आपका सेकंड पॉइंट से मैच हो जाएगा। सो करेक्ट मैचिंग जो यहां पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी इन ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, और इसीलिए पॉइंट नंबर 1 आपको सही हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 कह रहे इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, तो हाँ बिल्कुल लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ही हम इसे फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिख रहे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग हेड हैं और हमारे जो वर्कर्स हैं वो इन सभी हेड्स की बात सुनेंगे, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं हो पाएगा। तो 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता इसीलिए आपका डिसिप्लिन भी लूज हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 तो आपका सही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है जी फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर। तो लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको यहां पे बताने हैं। Executing plans in accordance with the policies and directives of the top management, maintaining discipline among the workers, selecting suitable operative and supervisory personnel, providing training to the workers, maintaining good human relations। तो आपको लोअर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे पहचानने हैं। तो देखो लोअर मैनेजमेंट क्या काम करने वाली है, लोअर मैनेजमेंट डायरेक्टली आपके वर्कर से जुड़ी होगी, तो उनका जो डिसिप्लिन है उसकी जिम्मेदारी होगी, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इसके पास होने वाली है। तो बी और डी तो इसके अंदर आने ही वाला है, और बी और डी वैसे हमें ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। जो पॉइंट नंबर 1 है टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज और डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होने वाला है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास और जो चीजें थी, अच्छे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना, ये तो सभी को करने पड़ेंगे, लोअर लेवल को भी करने ही पड़ेंगे, तो जनरल सी बात है। सेलेक्टिंग सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल, तो ये काम हमारा मिडिल मैनेजमेंट की डोमेन में ही आता है। तो बी डी एंड ई दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है जी लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, determining the objective, selecting best solution, implementing the decision, defining the problem, identifying the possible solutions। तो अब देखो इस सवाल के अंदर ना, अब अगर आपको कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा कि पहले क्या आना चाहिए, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से कोई पहले आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, और ए और डी यही पहला दे रखा है, तो कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। इसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सोल्यूशन। अब इनको देख के मुझे एक बात पता चल गई है कि सबसे पहले आप पॉसिबल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इसमें से जो बेस्ट है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ई के बाद बी आएगा, और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो बी के बाद सी आएगा। तो ई बी और सी की ऐसी रेटिंग बननी चाहिए, और डी और ए में से पहले आपका कोई आना चाहिए, ऐसी कोई आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो देख लेते हैं जी। तो ऐसा हमें ए में तो 1 में तो देखने को नहीं मिल रहा, ऑप्शन 2 में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। 3 के अंदर अगर हम देखते हैं तो डी ए सी ई, नहीं ये भी नहीं है, और 4 के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है डी और ई पहले आ रहे हैं, ई बी और सी उसके बाद आ रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता चल रहा तो आप ऑप्शंस देख के अंदाजा लगा सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर यहां पे मैच कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। पहले आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कीजिए, प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो सॉल्यूशंस हैं उनको ढूंढिए और बेस्ट छांटकर आप उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन केस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगर आपको अपनी अथॉरिटी को किसी को डेलीगेट करना है तो उस रिस्पेक्ट में कौन सी बातें यहां पे सही हैं। इट स्लोज डाउन डिसीजन मेकिंग, तो आप जो है सारा काम अगर खुद करते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं, तो आपको टाइम ज्यादा लगता है, आप कुछ डिसीजन लेने की पावर अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं, आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे टाइम बचेगा, आप जो मेन डिसीजन है उस पर फोकस कर सकते हैं। तो डिसीजन यहाँ पे जल्दी लिए जाएंगे, स्लो डाउन तो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, तो ए को तो काट दीजिए।
और अगर मैं ए को काटता हूं तो मेरे 1 और 2 वैसे ही कट जाते हैं। इट लीड्स टू बेटर डिसीजन, हाँ बेटर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हम केवल अपने कोर चीज पे ही फोकस करेंगे। इट रिलीव्स द मैनेजर ऑफ हिज हैवी वर्कलोड, तो हाँ हमारे पास काफी सारे काम थे, काफी सारी चीजें डिसाइड करनी थी, हमने कुछ चीजें नीचे डेलीगेट कर दी, तो वर्कलोड कम हो गया। इट हेल्प्स क्रिएट एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा, तो इनफॉर्मल से तो इसका कोई लेना देना नहीं होगा, इसे काट देते हैं। इट हेल्प्स ट्रेन सबॉर्डिनेट्स, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स है वो भी डिसीजन वगैरह लेंगे तो उनको भी ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं, तो ये चीज यहाँ पे सही हो जाएगी। तो हमारे पास बी, सी और ई जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर आसानी से आप ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारे पास है, पॉलिसीज आर गाइड्स टू एक्शन रेदर देन टू थिंकिंग। तो बोल रहे कि जो पॉलिसीज होती है ये आपके एक्शन को गाइड करती हैं और थिंकिंग को नहीं करती, तो एक्शन को गाइड करती हैं ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट है, पॉलिसीज डिफाइन एन एरिया विद इन विच अ डिसीजन इज टू बी मेड। तो प्यारे दोस्तों अगर हम बात करते हैं पॉलिसी की, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। जैसे हमारे पास एक प्रमोशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है कि किस तरीके से लोगों को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन को लेकर कोई डिसीजन लेना है तो उसको लेकर आपको ये पॉलिसी को रेफर करना पड़ेगा। इट विल डिफाइन द एरिया, जिस एरिया को कंसीडर करके आपको वो डिसीजन लेना है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि थिंकिंग में मदद नहीं करता, केवल एक्शन में करता है, ये थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज है वो आपको सोचने में भी मदद करेगी, थिंकिंग में भी मदद करेगी, कि जो भी आप सोचेंगे इस पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे, आपको सोचना है कि किसकी प्रमोशन करनी है, तो इस पॉलिसी को सोच के ही आप वो यहाँ पे जो अपना डिसीजन है अल्टीमेटली लेने वाले हैं। तो सोचेंगे भी और एक्शन भी लेंगे, और दोनों में पॉलिसीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना चाहिए। और स्टेटमेंट नंबर 1 इसीलिए थोड़ी सी गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो प्यारे दोस्तों हमारे पास बचता है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेलीगेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो डेलीगेशन का मतलब आप ऑलरेडी समझते ही हैं कि किसी को अथॉरिटी आप डेलीगेट करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना कुछ काम है नीचे, आप अपने सबऑर्डिनेट को दे देते हैं, क्योंकि आप सारा काम नहीं कर सकते, आपका वर्कलोड अप्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। एस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल, select the person in light of the job to be done, reward effective delegation and successful assumption of authority, define assignments and delegate authority in light of results expected, maintain open lines of communication। देखो सबसे पहले तो आपको काम डिफाइन करना है कि कौन सा काम यहाँ पे आपको करने वाले हैं, और उसके हिसाब से आप अथॉरिटी डेलीगेट करेंगे। तो सबसे पहला चीज इज गोइंग टू बी डिफाइन योर असाइनमेंट्स, कि आप काम डिफाइन कीजिए कि क्या क्या काम आपको करना है, और ये डिसाइड कीजिए कि कौन से काम आप खुद करेंगे और कौन से काम आप नीचे डेलीगेट यहाँ पे कर देंगे। तो सबसे पहली चीज इज गोइंग टू बी दिस। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पर्सन को यहाँ पे क्या काम देने वाला है। तो कौन से पर्सन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कौन से पर्सन को अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके बाद आप उस पर्सन को काम देके भूल तो नहीं जाएंगे, आप उस पर्सन के साथ टच में रहेंगे, आप उस पर्सन के साथ टच में रहेंगे, और आपको ये सारे काम करने हैं, आपको कंट्रोल भी लगाने हैं, आपको कम्युनिकेशन भी उसके साथ मेंटेन करके रखना है, और लास्ट में आपको ये भी इंश्योर करना है कि अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पे देना है। तो रिवॉर्ड वाली चीज तो सबसे लास्ट में आनी चाहिए। अब ये दो चीजें जो कि आ सकती है, एस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल एंड मेंटेन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, ये मेरे ख्याल से किसी भी ऑर्डर में फिलहाल आप लगा सकते हो। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है। तो मेरे पास जो है ऑप्शन नंबर 3 में अगर मैं देखता हूं तो इसी में मेरे पास पहले डी आ रहा है, और फिर मेरे पास यहाँ पे बी आ रहा है, और लास्ट में मेरे पास इसमें सी भी आ रहा है, और यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश प्रॉपर कंट्रोल हमारे बीच में आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 का मेरा बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अथॉरिटी। तो अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सच्ची नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। इट इज द लेजिटिमेट राइट ऑफ अ सुपीरियर टू कमांड एंड कंपेल हिज सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्ट।
तो बिल्कुल आपकी अथॉरिटी, आपके पास एक हक आ जाता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ कमांड देंगे और उनसे कुछ काम करवा सकते हैं। इट इज मोस्टली वेल डिफाइंड, कॉन्स्पिशियस एंड फाइनाइट। तो बिल्कुल आपकी अथॉरिटी होती है, प्रॉपरली डिफाइंड रहती है, उस पर कुछ लिमिट होती है। इट इज फाइनाइट, आप उसे समझ सकते हैं कि हाँ यही केवल उनकी अथॉरिटी है और इसके बाद उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो ये चीज भी हमारी सही है। इट कैन बी डेलीगेटेड, तो डेलीगेटेड भी हो जाती है अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल हम पढ़ते हैं। It serves as a basis of both formal and informal organization. तो प्यारे दोस्तों, authority is the basis of only formal organization and not informal organization. और इसीलिए the correct answer is going to be option number 4. इसकी वजह से हमारा जो correct answer है, it would become option number 4. सवाल है, which one of the following is not an advantage of the line organization? तो line organization हमारे पास एक सीधी सीधी organization है जिसके अंदर आपका जो अथॉरिटी है ऊपर से नीचे फ्लो करता है, और इसके अंदर आपका कौन सा फायदा नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। इट इंश्योर्स एक्सीलेंट डिसिप्लिन, इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ टास्क, इट इज सुटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक्सीलेंट डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है, सीधा सीधा आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बन जाएगा। बट यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप इसे फॉलो नहीं कर सकते, ये केवल छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा कि इट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज नॉट सूटेबल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन रहता है, प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव। ये गलत है क्योंकि प्रिंसिपल्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन आप उसे लगा सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो दे आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ये चीज सही है, एंड दे आर डिराइव्ड आउट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द मैनेजर, तो ये चीज भी सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी एंड ई ओनली। तो बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? तो बहुत ही सीधा सवाल है, डायरेक्ट सवाल है। डिसिप्लिन बिल्कुल एक प्रिंसिपल है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है, सेंट्रलाइजेशन है, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड है जी, इक्विटी है, इंस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, तो ए सी और ई जो है वो आने चाहिए, और इसीलिए ए सी और डी सॉरी आने चाहिए, और इसीलिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। बी भी एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन लिख दिया, और ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी को भी एक्सक्लूड कर दिया, और आंसर ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बन गया। चलिए, यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास है कुछ मैनेजमेंट के स्टाइल, और लिस्ट 2 में हमारे पास है जी कुछ अप्रोचेस। तो इनको हमें यहाँ पे मैच करना है। तो यहाँ पे जो ये आपको मैनेजमेंट के स्टाइल्स दिख रहे हैं ना, तो ये ब्लेक एंड मॉर्टन ने एक मैनेजरियल ग्रिड हमें दिया था। एक मैनेजरियल ग्रिड इन्होंने ऐसे बना के दिया था, और इसके अंदर हम एक तरफ रखते थे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन को, और एक तरफ रखते थे कंसर्न फॉर पीपल को। उसके बेसिस पे इन्होंने ये हमें मैनेजरियल ग्रिड यहाँ पे तैयार करके दिया था। अब प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो है इन्होंने पांच पांच कोऑर्डिनेट्स की बात करी थी, और ये जो 5 कोऑर्डिनेट्स थे इसके बेसिस पे ही ये सवाल आपको पूछा जा रहा है। अब इन 5 कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास यहाँ पे जो चीजें चेक हो रही है उनको एक बार देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास आ रहा है जी टास्क मैनेजमेंट। तो टास्क मैनेजमेंट वाले वो लोग होते हैं जो कि प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा कंसर्न देते हैं, और लोगों की तरफ, पीपल की तरफ कोई कंसर्न उनका नहीं रहता। तो इस स्टाइल को डिनोट किया जाता है 9-1 वाले कोऑर्डिनेट से। इसके बाद है जी कंट्री क्लब मैनेजमेंट। तो कंट्री क्लब मैनेजर्स वो लोग रहते हैं जो कि लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और टास्क की तरफ उनका कोई ज्यादा ध्यान नहीं रहता है। इसको हम डिनोट करते हैं 1-9 वाले कोऑर्डिनेट से। इसके बाद है इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट। तो इम्पावरिस्ट वालों का तो किसी भी तरफ कोई खास ध्यान नहीं रहता है, ना लोगों की तरफ ना प्रोडक्शन की तरफ, इसे 1-1 से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जी टीम मैनेजमेंट, और ये जो टीम मैनेजमेंट इसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें हमें दोनों की तरफ हाईएस्ट कंसर्न देखने को मिलता है, प्रोडक्शन और पीपल दोनों की तरफ ज्यादा कंसर्न देखने को मिलता है। इसके बेसिस पे आपको ये अप्रोचेस के साथ मैचिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है टास्क मैनेजमेंट। जो टास्क मैनेजमेंट वाले लोग होंगे वो टास्क को ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी अथॉरिटी का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, टास्क को पूरा करने के लिए लोगों की तरफ ध्यान कम देंगे। तो आप इसको अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच से मैच कर सकते हो। अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच से आप इसे मैच कर सकते हो, तो ए को आप यहाँ पे 3 से मैच कर सकते हो।
इसके बाद है जी आपका कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कंट्री क्लब मैनेजमेंट में तो लोगों की तरफ ही ज्यादा ध्यान होगा। तो यहाँ पे हम ज्यादा बातें किसकी करेंगे, लोगों की, लोगों के साथ प्यार मोहब्बत बनाने की। तो ये आप जो मैच कर सकते हो, ये वन वाले से मैच कर सकते हो। इसके बाद है इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट। इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट में तो किसी भी तरफ ध्यान नहीं है, तो कुछ भी आप नहीं कर रहे। तो स्पीक नो एविल, हियर नो एविल, सी नो एविल, कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, तो आप इस सारे नो एविल वाले से मैच कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पहले आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके बाद है टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट के अंदर तो आप सबको साथ में लेकर चलने वाले, आपका काम भी बढ़िया होगा और सब लोगों के साथ भी प्यार मोहब्बत बना रहेगा। तो आप इसे बेस्ट मैच कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 से। 1+1 कैन ऐड अप टू 3 अप्रोच। इसे सिनर्जी भी कहा जाता है कि आप सभी मिलकर काम करेंगे तो आप और बेहतर आउटपुट लेकर आ सकते हैं, आपका प्रोडक्शन भी और बेहतर रहेगा। तो इसीलिए आप इसे 2 से मैच कर सकते हैं। और फिर आपका जो सी है वो 4 से ही मैच होगा इवेंचुअली। तो आपकी जो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे बनने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ये वाली मैचिंग आपकी यहाँ पे बनने वाली है। चलिए सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन नीड्स इन द हायरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। तो ह्यूमन नीड्स के यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं, आपको यहाँ पे उनको इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस जो है उनकी हायरार्की में इंक्रीज करना, यानी कि जिनकी कम इंपॉर्टेंस है उनको पहले लगाओ, जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप उनको बाद में लगाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होगी, इंश्योरेंस फॉर एक्सीडेंट, रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट, फूड एंड शेल्टर, accomplishing distinction in the chosen area by maximizing potential, developing meaningful relation with the others। तो अगर आपने पकड़ लिया है ना, तो ये मैस्लो की जो थ्योरी है ना, उससे जुड़ा हुआ सीधा सीधा सवाल है। और मैस्लो कहते हैं सबसे पहले आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आपकी जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स है उनको पूरा करना है, तो सबसे पहले तो आपका सी ही आना चाहिए। और इसके बाद आपकी सिक्योरिटी नीड्स है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस आ सकती है, तो आप उसके बाद 2 को डाल सकते हैं। और इसके बाद आपकी सोशल नीड्स आएंगी कि आप लोगों के साथ मीनिंगफुल रिलेशन जो है आप वो डेवलप करें। इसके बाद आपको लोगों से रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट मिले, आपकी स्टीम नीड्स, और फिर फाइनली आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कि आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अकम्प्लिश यहाँ पे कर ले। तो ये मैचिंग आपकी ना ऑप्शन नंबर 4 में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption अंडर मैकग्रेगर्स थ्योरी वाई। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दो तरीके की थ्योरी है। और थ्योरी एक्स जो कहती है वो कहती है कि लोग कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, उनसे जबरदस्ती काम कराना पड़ेगा। बट थ्योरी वाई कहती है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और खुद से काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव्स इज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। तो लोग कितनी मेहनत करेंगे ये डिपेंड करता है कि कितना रिवॉर्ड उनको मिलेगा। Under the conditions of modern industrial life, the intellectual potentialities of the average human being are only partially utilized। तो एक ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकता है, बट हम उसे पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। Excessive control and threat of punishment are the only means for producing the effort towards the organizational objective। और आपको ये स्टेटमेंट पढ़ते ही पता लग जाएगा कि ये थ्योरी एक्स की नहीं है, थ्योरी वाई की है। थ्योरी एक्स आपको कहती है कि आपको कंट्रोल और पनिशमेंट देना पड़ेगा तभी आप लोगों से काम करा सकते हैं, तो ये आपका थ्योरी वाई का assumption नहीं बनेगा। बाकी पॉइंट नंबर 4 है, एवरेज ह्यूमन बीइंग्स लर्न अंडर प्रॉपर कंडीशंस नॉट ओनली टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी बट आल्सो टू सीक इट। तो ये भी आपका थ्योरी वाई से रिलेट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली हमारी जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 स्टेजेस दे रखी हैं, और ये 5 स्टेजेस माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इन्हें रीड करेंगे तो इवेंचुअली आपकी जो 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप की, कौन सी होती हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, उससे मैच कर जाएंगी। सबसे पहला होता है ग्रुप की फॉर्मेशन। तब ग्रुप जब फॉर्म होता है तो उस समय जो मेंबर्स होते हैं वो ईगर होते हैं, एंग्शियस होते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है फॉर्मिंग से जुड़ा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी अंडर ऑप्शन नंबर एफ, कि मेंबर मॉडरेटली ईगर होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, एंग्शियस भी होते हैं और जानना चाहते हैं कि बाकी मेंबर्स कौन है जो कि इस ग्रुप का पार्ट बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेज आएगा वो आएगा स्टॉर्मिंग वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर हमारे पास कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं क्योंकि जो मेंबर्स के ओपिनियन होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद आ गई जी नॉर्मिंग। अब कन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ ग्रुप के नॉर्म्स, तय कर लेते हैं कि किस मेंबर का क्या रोल रहने वाला है, इसका ग्रुप का पर्पस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजों से रिलेटेड नॉर्म्स हम तैयार कर लेते हैं, और ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर ए में। ठीक है जी, तो ये नॉर्मिंग हो गया।
इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद ग्रुप परफॉर्म करेगा, अपना काम करेगा, जो भी उसका टास्क है उसे अचीव करेगा। तो मेंबर्स टास्क ओरिएंटेड रहते हैं और ग्रुप में यूनिटी रहती है। और लास्ट स्टेज होता है एडजर्निंग, कि ग्रुप का काम पूरा हो गया, अब ग्रुप को बंद करने का समय आ गया। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा उनके पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट के लिए। तो सबसे लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो पॉइंट नंबर बी आएगा। और ये जो करेक्ट ऑर्डर है ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर किस में देखने को मिल रहा है, पॉइंट नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास है पर्सनैलिटी डायमेंशंस और लिस्ट 2 में हमारे पास है इंडिविजुअल ट्रेड्स। तो इन पर्सनैलिटी डायमेंशंस को इन ट्रेड से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्सट्रोवर्जन। तो आपके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आप जानते होंगे ऐसे लोगों को। और एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो आपके टॉकेटिव, असर्टिव, सोशलेबल और आउटगोइंग होने वाले हैं। तो ये आप सीधा सीधा पॉइंट नंबर 2 से मैच कर लेंगे। इसके बाद है जी कॉन्सेंटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अगर आप कॉन्सेंटियसनेस को मैच कर लेते हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल लोग होते हैं। तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप आगे आ जाइए इमोशनल स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी है तो वो लोग काम होंगे, हैप्पी होंगे, सिक्योर होंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी कि वो लोग क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, नई चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इमेजिनेटिव हैं। और ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। और करेक्ट मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन जाएगी। तो ये आपकी पर्सनैलिटी डायमेंशंस है जिनको ओशन एक्रोनिम से भी डिनोट किया जाता है। तो उनको यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफॉर्मिंग स्टेज ऑफ द ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस। तो हमारी जो ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस रहती हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। तो परफॉर्मिंग स्टेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो परफॉर्मिंग स्टेज के अंदर जो ग्रुप है वो अपना जो जिस काम के लिए बनाया गया है वो अपनी परफॉर्मेंस करता है, अपना काम जो है वो अच्छे से करता है, सब लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ग्रुप गेन्स इट्स आइडेंटिटी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रुप अपनी आइडेंटिटी को गेन कर जाता है। तो परफॉर्मिंग स्टेज से वैसे तो इतना ज्यादा लिंक नहीं हो रहा है, बट फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है लीडरशिप इज शेयर्ड। तो लीडरशिप इज शेयर्ड भी यहाँ पे इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। डिसएंगेजमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स। ओके, डिसएंगेजमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप, ये तो मैं पक्का पक्का कह सकता हूँ कि डिसएंगेजमेंट इसमें नहीं आएगा। डिसएंगेजमेंट आपका एडजर्निंग स्टेज में होता है, जहां पे आपका ग्रुप जो है अबंडन हो जाता है, बंद हो जाता है। आप एक दूसरे के साथ डिसएंगेज हो जाते हैं, आपके रिलेशन खत्म हो जाते हैं। तो सी वाला जो है ना वो तो नहीं आना चाहिए। तो सी वाला अगर मेरे को लग रहा है नहीं आना चाहिए, तो मैं 2 और 4 को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकता हूँ। मेरे को 1 और 3 में चूज करना, और उसमें ए तो पक्का पक्का आ ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है ग्रुप मोरल इज हाई। तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, मोरल हाई होगा। ग्रुप लॉयल्टी इज इंटेंस। तो ग्रुप लॉयल्टी भी अच्छी खासी होगी, सब लोग मिलके परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डी और ई मुझे लग रहा है आने चाहिए, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें डी और ई दोनों ही नहीं आ रहे, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा, और यही करेक्ट आपका आंसर है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजरियल एक्शंस आर फॉलोड टू रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। तो आपकी चेंज के प्रति जो रेजिस्टेंस है कि लोग चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप कौन से मैनेजरियल एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन आर स्ट्रॉन्ग टूल्स फॉर रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखो पहले वाला जो स्टेटमेंट है ना, इसमें मुझे दो चीजों से प्रॉब्लम हो रही है। एक तो यहाँ पे इनको लिखना चाहिए था ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, एक ये वर्ड लिखना चाहिए था। और ये स्ट्रॉन्ग जो है ना, ये वाली चीज से भी मेरे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कितने हैं कितने नहीं है इस चीज को लेकर यहाँ पे जरूर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। तो अभी इसके रिगार्डिंग मैं आपको कोई कंक्रीट नहीं बोलता, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर बी की तरफ। अलाउ पार्टिसिपेशन टू दोज हु अपोज अ चेंज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो जो चेंज को अपोज कर रहे हैं आप उनको मौका दो कि वो पार्टिसिपेट करे चेंज को इंट्रोड्यूस करने में। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैलिड लग रहा है। नेगोशिएशन में बिकम वाइटल व्हेन रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम अ पावरफुल सोर्स। तो अगर कोई रेजिस्टेंस कर रहा है तो आपको उसके साथ नेगोशिएशन भी करनी पड़ेगी, स्पेशली अगर कोई पावरफुल सोर्स से आ रही है तो उसको दबा नहीं सकते, उसकी बातों को भी सुनना पड़ेगा, नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय काउंसलिंग डज नॉट सर्व द पर्पस। ये तो सीधा सीधा ही गड़बड़ हो गई। तो चेंज ला रहे हो, रेजिस्टेंस को आपको रिड्यूस करना है, तो एम्प्लॉय को काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी। नॉट वर्ड क्यों डाल दिया आपने, तो ये वाला तो पक्का ही गलत होना चाहिए। कोवर्जन कैन बी यूज्ड टू गेट सपोर्ट इजीली। अगर देखो आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आसानी से सबको अपने साथ मिला सकते हैं, अगर प्यार मोहब्बत से मनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो कोवर्जन तब इस्तेमाल करें जब आपको बहुत जल्दी आपका जो चेंज है उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो बी, सी और ई जो है हमारे पास वो तो सीधे सीधे ही
सही लग रहे हैं यहाँ पर, वो सीधे सीधे आपके आंसर का पार्ट बन जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। ए को हटा देंगे, डी को तो हटाना ही है, डी तो वैसे ही हटा दो आप, और आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स characterizes dominant organizational climate of university teaching departments scientific organizations। देखो, हमारी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होंगी और यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग डिपार्टमेंट होंगे, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा रहने वाला है। तो यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, जहां पे टीचर्स आपको दिखने वाले हैं, और जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे आपको साइंटिस्ट दिखने वाले हैं, तो वहां पे आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। एफिलिएशन का क्या संबंध बनाने वाला, एक्सटेंशन वाला, एक्सपर्ट पावर, या फिर अचीवमेंट वाला आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे इस सवाल को पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक आप यहाँ पे A1 और 2 को तो एलिमिनेट कर पाए होंगे, और आप 3 और 4 में शायद कंफ्यूज हुए हो कि अचीवमेंट करना, कि कुछ उपलब्धि करना, कुछ अचीव करना, और एक्सपर्ट पावर, ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है हमारे ऐसे डिपार्टमेंट्स में। अब ये हमें कह रहे हैं कि हमें इनमें से एक चूज करना है ना, डोमिनेंट कौन सा होगा ये आपको बताना है। कहीं ना कहीं दोनों तो देखने को मिलेंगे, बट डोमिनेटिंग कौन सा होगा ये आपको चूज करना है। और देखो, अगर आप साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, जहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट है, तो दे आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, तो एक्सपर्ट वाली चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और जो आपके टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पे भी आपके एक्सपर्ट टीचर्स होने वाले हैं। तो जो आपकी एक्सपर्ट वाली चीज है, द एक्सपर्ट पावर, ये जो है, ये चीज कहीं ना कहीं डोमिनेट करेगी इनके क्लाइमेट को। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन इस सीरीज के अंदर। अगर आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।